रेलवे सुरक्षा बल जो देश भर में चलने वाली रेलगाड़ी, रेल की संपत्ति और यात्री की सुरक्षा करती है और उनका ध्यान रखती है, यानी कि आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल जो सीधे रेल मंत्रालय और रेल के आधिपत्य में काम करती है। रेल की सुरक्षा का दायित्व इन्हीं आरपीएफ के कंधों पर है, लेकिन पूरे भारत के रेलवे सुरक्षा बल के जवान और उनका पूरा परिवार, बच्चे एक भयानक त्रासदी से जूझ रहे हैं और यह त्रासदी उन्हें रोज थोड़ा थोड़ा खाए जा रही है। उस त्रासदी का नाम है टीएमएम। नमस्कार, मेरा नाम है संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकतंत्र प्रहरी। एक बात दोहराने लायक है और मैं बार बार दोहराता भी हूं कि जिस देश या जिस संस्था की सुरक्षा और सुरक्षा कर्मी हर तरफ से सुदृढ़ न हो, उस देश की संस्था की प्रगति और उन्नति निश्चित है। और जिस संस्थान या देश की सुरक्षा व्यवस्था लचर और औपचारिकता प्रधान हो और सुरक्षा बल के जवान प्रताड़ित, डरे हुए, शोषित और आधारभूत सुविधाओं से वंचित और आत्मविश्वास विहीन हो, डरा हुआ हो, चिंताग्रस्त हो, उस संस्थान और उस सुरक्षा बल का ईश्वर ही मालिक है। भारतीय रेलवे समूचे भारत में ऐसा फैला है जैसे शरीर में नस और नाड़ी, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैली हुई है, जिसकी रक्षा आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इनकी रक्षा दिन रात करते हैं और रेलवे की सुरक्षा और रेल यात्रियों की सेवा करते हैं। वही समर्पित रेलवे सुरक्षा बल का कर्मचारी पूरे परिवार और बच्चों समेत एक भीषण त्रासदी से चिंताग्रस्त है। तो आप कयास लगाइए कि जिस रेल का कर्मचारी, जिस रेल का सुरक्षा विभाग और उस सुरक्षा विभाग के कर्मचारी दुखी, चिंताग्रस्त, टूटा हुआ आत्मबल और डरा हुआ जवान, उसके पूरे परिवार का यही हाल हो, वह जवान इस चिंता में क्या नौकरी करेगा? जो जवान असुरक्षा की भावना से स्वयं असुरक्षित है, वह किसी की क्या सुरक्षा करेगा? आइए अब टीएमएम को समझते हैं। टीएमएम का मतलब है ट्रांसफर मैनेजमेंट मॉड्यूल। जी हां, स्थानांतरण की एक ऐसी नीति जो पैरामिलिट्री फोर्स में इजाद की गई और आज भी प्रचलन में है, क्योंकि इस फोर्स में पूरी कंपनी और पूरी यूनिट का समयावधि ट्रांसफर नियम और नियमावली से होता है, जहां जवान अपना टेन्योर पूरा करके स्थानांतरित होता है। अब रेलवे सुरक्षा बल में एक पोस्ट डीजीआरपीएफ का होता है, जो पूरे इंडियन रेल में अकेला आईपीएस पोस्टेड होता है, जो विभिन्न पैरामिलिट्री फोर्स में डेपुटेशन में कार्य करते हैं और जब उनकी सर्विस को कुछ समय बचा होता है, मसलन 1 वर्ष, तो ये आरपीएफ में सेवा देने के लिए आते हैं और बिना आरपीएफ की कार्य प्रणाली और उसकी आवश्यकताओं के अवलोकन के बिना अपने पद और पावर के मद में आरपीएफ विभाग पर ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसी प्रणाली को थोप कर चले जाते हैं जिसका आरपीएफ खामियाजा सालों साल भुगतता है। आरपीएफ में 1 साल के लिए आकर नया नियम, नियमावली, स्थायी आदेश और निर्देश सॉफ्टवेयर को थोप देते हैं। खुद तो वे 1 साल 8 महीने में रिटायर्ड होकर चले जाते हैं और आरपीएफ उन थोपे गए निर्देशों को श्रद्धा से ढोते चला जाता है
और उफ नहीं करता। अब जारी आदेश और निर्देश में उस डीजी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेलवे सुरक्षा बल का और उसके परिवार पर इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बूढ़े बीमार माँ बाप का क्या होगा। बच्चे जिन पर यही एक ऐसा समय है जिन पर ध्यान देकर उनके भविष्य को संवारा जा सकता है, उन्हें समय देने की आवश्यकता होती है। उनका हर 3 साल 5 साल में सावधिक स्थानांतरण होना ही है। यदि सब कुछ ठीक चल रहा है और यदि विभाग के साहिबानों की भिगुटी तनी तो स्थानांतरण कभी भी हो सकता है। निलंबन और अटैचमेंट तो साहिबान के बाएं और दाएं हाथ का खेल है। भारतीय रेल में 2022 में स्थानांतरण नीति को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए CIRS, जो कि IRCTC और HRMS इत्यादि सॉफ्टवेयर बनाती है, ने स्थानांतरण के लिए HRMS के द्वारा आवेदन स्वीकार कर ऑटोमेटिक स्थानांतरण का प्रोसेस अपनाया और रेलवे बोर्ड ने इसे पूरे भारतीय रेल में लागू करने के लिए उपक्रम अपनाया। इसी क्रम में तात्कालिक वरिष्ठ IPS संजय चंदेर, महाविद्वान, जिसने से भारतीय रेलवे सुरक्षा बल में इस TMM सिस्टम को लागू करने का फरमान जारी कर दिया। तो RPF इस फरमान को पिछले 4 साल से प्रोसेसिंग के प्रयास में ढो रहा है, मगर सॉफ्टवेयर स्वीकार नहीं कर पा रहा और लगातार साल दर साल RPF प्रशासन लागू तो करना चाहता है, मगर RPF की कार्य प्रणाली ने उस TMM सॉफ्टवेयर का मस्तिष्क हैंग कर दिया है। इसका कारण यह है कि रेल के अन्य विभाग RPF को छोड़ के नियम और नियमावली के तहत सावधिक स्थानांतरण करती है, मगर RPF के स्थानांतरण TMM अर्थात ट्रांसफर मैनेजमेंट मॉड्यूल से होना असंभव है। कारण कि RPF विभाग और उसके अधिकारी नियम कानून विधि विधान से ऊपर हैं। साहब नाराज तो छोटे कर्मचारियों का तबादला, थोड़ी सी कोई शिकायत हुई तब स्थानांतरण, मनचाहा पोस्टिंग चाहिए तो नोट शीट पर साहब एक बढ़िया टिप्पणी कर देंगे और तत्काल स्थानांतरण हो जाएगा। चार्जशीट, निलंबन तो इनके बाएं हाथ का खेल है। इसमें क्या नियम कानून को देखना। एक बाबू, जिसको हम ऑफिस सुपरिटेंडेंट बोलते हैं, जो इन PCSCs और DSCs के लिए काम करते हैं, वह एक नोटशीट बनाकर DSC और PCSC को कन्विंस कर देता है और साहब सिग्नेचर कर देते हैं। RPF निरीह प्राणी है, उसकी व्यथा कौन सा अधिकारी और कौन सा कोर्ट सुनता है। अब दर्शकों, सवाल यह है कि सुरक्षा बल में तो स्थानांतरण एक आवश्यक प्रक्रिया है, एक आवश्यक अंग है, जिसका पालन प्रत्येक अनुशासित बल सदस्य को करना ही है। फिर चिंता किस बात की है, तो आइए बताते हैं। TMM पर शोध पिछले 3-4 साल से RPF विभाग द्वारा किया जा रहा है। परिणाम उल्टे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है और सबसे पहले तो ATM का सॉफ्टवेयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही डेटा स्वीकार करता है और RPF का स्थानांतरण की कोई विशेष प्रक्रिया, नियम और नियमावली नहीं है। यहां तो वरिष्ठतम अधिकारी अपने पावर से नियम प्रक्रिया के तहत कभी भी, कहीं भी, किसी को भी ट्रांसफर कर देता है। तो क्या यह TMM के कयास की बात है कि वह एक जवान की जरूरतों, उसकी आवश्यकताओं, उसके परेशानियों से छुटकारा दिलाया जा सकेगा? जो TMM में RPF द्वारा डाटा डाला जाता है,
वह नाम के साथ प्लेस ऑफ पोस्टिंग के इर्द गिर्द घूमता हुआ आरपीएफ को ही भ्रमित करता है, जिसके कारण अब तो जून प्रारंभ हो गया है और स्थानांतरण लिस्ट अभी तक तैयार नहीं है। मगर जून प्रारंभ होने के बाद भी स्थानांतरण लिस्ट अभी भी टीएमएम के चंगुल में है। टीएमएम तो डीएससीज और पीसीएससीज के स्थानांतरण के अधिकार छीन लिए। यूं कहें तो उन्हें मात्र डमी बनाकर रख दिया गया है। एक मंडल का सीनियर डीएससी और जोन का पीसीएससी अपने क्षेत्राधिकार और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को रेल डिवीजन और जोन के हक में कौन सा कर्मचारी किस स्थान के लिए बेहतर रहेगा वो अच्छे से जानते हैं, लेकिन वह इस बात को एक इंटेलेक्चुअल सीनियर आईपीएस अधिकारी से नहीं कह सकता। शिक्षारत बच्चों के नए सत्र प्रारंभ हो गए हैं। अब विलंब से नए एडमिशन कौन सा स्कूल लेगा, और यदि लेगा भी तो डोनेशन में मोटी रकम तो लेगा ही। पहले फरवरी मार्च तक स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया जाता था, जिससे दूसरे स्थान पर नया शैक्षणिक सत्र से पहले ही बच्चों का एडमिशन हो सके। मगर टीएमएम के विलंब के कारण अभी तक स्थानांतरण लंबित पड़ा है। आरपीएफ कर्मचारी के बच्चे का भविष्य और परिवार का भरण पोषण, और साथ में यह चिंता भी कि नई जगह की लोकेलिटी कैसी होगी, आवास कैसा मिलेगा, क्योंकि रेलवे में आवास का भी बड़ा झोल है और आरपीएफ के साथ तो भेदभाव होता ही है। स्थानांतरण से जमी हुई गृहस्थी तबाह हो जाती है। यदि शैक्षणिक सत्र के बाद स्थानांतरण हुआ तो परिवार को 1 साल तक उसी स्थान पर रखना पड़ता है। फिर प्रताड़ना शुरू। क्वार्टर एक्सटेंशन के लिए अपने विभाग से गिड़गिड़ाइए, हाथ जोड़िए। बीमार पत्नी का इलाज अब कैसे होगा, इस चिंता में रहिए। घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं जिनकी सेवा का समय अब आया है, और आप प्रशासन के बंधुआ मजदूर हैं, तो आपको टीएमएम से स्थानांतरण की जगह पर जाना ही पड़ेगा। मगर सवाल यह है कि आरपीएफ कर्मी जो रेल की नौकरी से वेतन पाता है, तब तो प्रशासनिक आदेश का पालन करना उसका कर्तव्य है, परंतु उसके परिवार, बच्चे, पत्नी, माँ बाप सभी बंधुआ मजदूर हैं क्या? वो क्यों तनाव और अवसाद से पीड़ित होंगे? आरपीएफ एक व्यक्ति को वेतन दे के पूरे परिवार के जीवन जीने, शिक्षा ग्रहण करने और आवश्यक आधारभूत सुविधाओं और आवश्यकताओं का जो उनका संवैधानिक अधिकार है, जो किसी भी प्रकार से किसी के द्वारा छीना नहीं जा सकता, यह अपराध की श्रेणी में आता है। मगर उच्च पद और असीमित अधिकार रखने वाले ये तथाकथित अधिकारी ये ऐसा अपराध रोज करते हैं। रेल की कार्य प्रणाली कम व्यय पर कुशल अधीक्षण और प्रशासन द्वारा ज्यादा मुनाफा कमाना ही मुख्य उद्देश्य है, परंतु स्थानांतरण पश्चात एक जवान को हजारों रुपए स्थानांतरण अलाउंस, 10 दिन की अतिरिक्त छुट्टी, अर्थात एक जवान के स्थानांतरण के पीछे रेल प्रशासन कितना व्यय करती है, तो टीएमएम इस बात का मैनेजमेंट कर सकेगा? क्या वह एक जवान की आवश्यकताएं, उसकी कार्य प्रणाली को समझ पाएगा, इन पहलुओं पर विचार कर सकेगा? उत्तर है नहीं, क्योंकि आरपीएफ की कार्य प्रणाली और संरचना ऐसी नहीं है जैसी टीएमएम सॉफ्टवेयर की मांग है, और आरपीएफ में नॉन आईपीएस अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं कि टीएमएम में आ रही दिक्कतों को, बल्कि कर्मचारी और उसके परिवार के प्रति उचित संवेदना के विषय को भी कभी भी रेलवे बोर्ड या महानिदेशक आरपीएफ के संज्ञान में नहीं डाल पाए, क्योंकि रेलवे सुरक्षा बल में यह परंपरा है ही नहीं। यहां सबसे बड़ा भगवान डायरेक्टर जनरल ऑफ आरपीएफ है,
आरपीएफ के नॉन आईपीएस अधिकारी की हैसियत कहाँ कि डीजी महोदय या महोदया का सामना भी कर सके और टीएमएम में आ रही दिक्कतों, परेशानियों और इससे हो रही कर्मचारियों और उसके परिवार के भविष्य को दांव पे लगाने के लिए सोचना भी इनके लिए एक जुर्म है। आरपीएफ के उन नॉन आईपीएस अधिकारियों की इतनी हिम्मत भी नहीं कि वह बल के अधीक्षण और प्रशासन के बारे में एक आईपीएस को बता सके, क्योंकि आईपीएस तो पैदाइशी इंटेलेक्चुअल है और वह इन अधिकारियों की बातों को बहुत ध्यान और भाव भी नहीं देते, जिसका खामियाजा एक रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी और उसके परिवार को भुगतना पड़ता है। क्योंकि रेलवे सुरक्षा बल में सबसे बड़ा कदाचरण अनुशासनहीनता का है और किसी भी आरपीएफ कर्मी पर यह आरोप बड़ी आसानी से अधिरोपित किया जा सकता है। अब एक लाजमी सवाल यह है कि जब रेल सुरक्षा बल का जवान और उसका परिवार ही मानसिक तनाव, शोषण, प्रताड़ना, डर और असुरक्षा की भावना में रहेगा तो सुरक्षाकर्मी क्या सुरक्षा करेगा? वह अपने दायित्वों का निर्वहन कैसे करेगा? तो हम आपको ऐसे ही विषयों को लेकर आने के लिए तैयार हैं, यदि आपका स्नेह और आभार मिला तो। जय हिंद, नमस्कार। लोकतंत्र प्रहरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए एलपी न्यूज।